नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का मतदान 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। ये वही बीजेपी है जो 2009 से 14 तक सर्वे में भी 200 तक का आंकड़ा नहीं छुपाती थी। फिर अटल जी 1996 में 13 दिन, फिर 1998 में 13 महीने और फिर 1999 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और कहीं ना कहीं अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी एक राजनीतिक सुदृढ़ता का आकार लेती है और 1999 से 2004 तक अटल जी बतौर प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर बीच के 10 साल यानी 2004 से 2014 तक के कांग्रेस शासन को छोड़ दिया जाए तो अब तक बीजेपी की ही सरकार है और सर्वे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो चलिए पहले समझते हैं 1996, 1998, 99 के बीजेपी के उस दौर को और फिर उस दौर के बाद 2009, 2014, 2019 के उस दौर को, जिसके बाद बीजेपी कैसे लगातार ऊपर चढ़ती गई। साल 1998 के चुनाव को समझने के लिए भाजपा और कांग्रेस के टर्निंग ईयर को भी समझना जरूरी है और वह ईयर है 1996। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई एवं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और पहली बार सरकार बनाई। लेकिन इसके साथ ही केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तेज हो गया था। 11वें लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन वह 13 दिन ही चल सकी। इस चुनाव में भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। लोकसभा की 543 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 529 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 140 जीतने में कामयाब रहे। उसे 29.80% वोट मिले, जो अब तक हुए चुनाव में सबसे कम थे। भाजपा ने कांग्रेस को कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए इस समय तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था और उसने 471 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और पहली बार वह 161 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब बात करें साल 1998 की, तो देश में 12वें लोकसभा चुनाव का ये साल गवाह बना। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 141 सीटें आईं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी, AIADMK और बीजू जनता दल के सहयोग से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में ही गिर गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित क्षेत्रों से सीटें जीतीं। 1996 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 26 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घटकर 20 पर रह गई। इस चुनाव में कांग्रेस ने 477 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 141 जीते। भाजपा ने 388 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन जीत 182 की ही हुई। हालांकि इस चुनाव में भाजपा को 1996 के लोकसभा चुनाव से ज़्यादा सीटें मिली। चुनाव में 61.97% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव में भाजपा को यूपी में 57 सीटें मिली थी। 1998 में अटल सरकार के गिरने के बाद सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी। हालांकि उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ी और पहली बार सांसद बनी। 13वीं लोकसभा में वह विपक्षी नेता थीं। करगिल युद्ध के कुछ महीने बाद ही चूंकि चुनाव हुआ था और करगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। चुनाव के समय एनडीए गठबंधन में 20 पार्टियां थीं, लेकिन कई और पार्टियां भी इसके समर्थन में आने को तैयार थीं। लंबे समय से केंद्र सरकार में अहम भूमिका में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। उनका गठबंधन उस समय एनडीए से कमज़ोर था। सोनिया गांधी कांग्रेस में नई शामिल हुई थीं, इसलिए चुनाव में उनको निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र में आईएनसी के नेता शरद पवार ने सोनिया के विदेशी होने का मुद्दा उठाया। चुनाव प्रचार ने एक नया मोड़ ले लिया और यह चुनाव विदेशी बनाम स्वदेशी बन गया। करगिल युद्ध में भारत की सफलता का श्रेय भी वाजपेयी के नाम था। इसके अलावा बीजेपी ने आर्थिक उदारवाद, आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास को भी बखूबी भुनाया। कांग्रेस के हाथों में रहने वाले असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की बढ़त ने अन्य पार्टियों को विश्वास भी एनडीए में
बढ़ा दिया। बात करें चुनाव परिणाम की, तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा और एनडीए गठबंधन को 269 सीटें मिली। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी ने भी एनडीए को समर्थन दिया, जो गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा और इसे केवल 114 सीटें हासिल हुई। हालांकि इसे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें वापस मिल गईं। 1998 में तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बना रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस दौर में 80 के दशक के आखिरी चरण से गठबंधन सरकारों का जो दौर शुरू हुआ वो लोकसभा चुनाव 2004 में भी देखने को मिला। कांग्रेस की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी तो इसमें 15 से ज़्यादा दल शामिल थे। हालांकि बाद में कई हटे और नए दल शामिल हुए, लेकिन ये बात पुख्ता हो गई कि दोनों मुख्य राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा का जनाधार इतना नहीं है कि निकट भविष्य में अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में वो सक्षम हो सकें। कांग्रेस को जहां कुल मतों का लगभग 26% प्राप्त हुआ, वहीं भाजपा को लगभग 22% मत मिले। लोकसभा चुनाव 2004 में कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे आगे रही, जबकि भाजपा को 138 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी के उभार को समझने से पहले एक नज़र 2009 लोकसभा चुनाव पर डालते हैं। उस समय कांग्रेस 206 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके नेतृत्व में यूपीए ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। चुनाव में कांग्रेस को 119 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को मिले वोटों का आंकड़ा 78 करोड़ था। लेकिन महज 5 साल में ही बीजेपी ने पासा पलट दिया और 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया। इस बार बीजेपी का वोट बढ़कर 171 करोड़ पहुंच गया। 282 सीटों के साथ बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पाने वाली पार्टी बनी। वहीं कांग्रेस सिमट कर 44 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी के लिए वोट की यह बढ़ोतरी बहुत मायने रखता था, क्योंकि कई चुनावों के बाद ही ऐसा संभव हो सका था। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि बीजेपी का जितना वोट बढ़ा था, कांग्रेस का उतना कम नहीं हुआ था। कांग्रेस तो 2014 में 106 करोड़ वोट मिले, यानी 5 साल में बीजेपी का वोट तो 10%, 9% से ज़्यादा बढ़ा, जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में करीब 1% की गिरावट आई। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर ऊपर छलांग लगाई और उसके वोटर बढ़कर 229 करोड़ हो गए। 2009 से तुलना करें तो 2019 में बीजेपी को 141 करोड़ ज़्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के आंकड़े देखें तो एक बार फिर उसका वोट 119 करोड़ पहुंच गया। सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी को 303 सीट मिली, जबकि कांग्रेस 44 के नंबर से थोड़ा आगे बढ़कर 52 पर अटक गई। ध्यान देने वाली बात है कि 2019 में कांग्रेस को 2009 के बराबर ही वोट मिले थे, लेकिन उसकी सीटें 150 से ज़्यादा कम रहीं। बीजेपी की इस उछाल के पीछे उसके वोट शेयर में बढ़ोतरी थी। 2009 के कुल वोट का 18.8% बीजेपी को मिला था। कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 13% उछाल के साथ 31.34% पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस का लुढ़क कर 19.52% पर आ गया। 2019 में बीजेपी अपने वोट शेयर को 37.76% पर ले आई, जबकि कांग्रेस 19.70% से आगे नहीं बढ़ा पाई। 2009 और 2019 में कांग्रेस का वोट बराबर बना रहा, इसलिए ये साफ समझ में आता है कि बीजेपी को अन्य दलों का वोट ट्रांसफ़र हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता गया, जबकि कांग्रेस के वोटर उसके साथ होते हुए भी वोट शेयर में पार्टी फिसड्डी बन गई। लेकिन इन सबके बीच ये बात समझे बिना आगे बढ़ना सही नहीं है कि 2009 से 2019 तक कांग्रेस के वोटर्स तो बराबर बने रहे, लेकिन उसकी सीटों में 150 से ज़्यादा की कमी हो गई। तो उसकी सीटों में इतना भारी अंतर कैसे आया? इसे समझने के लिए चलिए पहले 2009 और 2019 के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 119 करोड़ वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें हासिल हुई थी। इसी चुनाव में उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी को 78 करोड़ वोट मिले थे और उसे 116 सीटें मिली थी। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई थी। इसके 5 साल बाद 2014 में कांग्रेस को वोट पिछली बार के मुकाबले 1 करोड़ नीचे खिसक कर चला गया। पार्टी को देश भर में 106 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसे बुरी तरह हार मिली और उसकी सीटें
44 पर सिमट गई। वहीं बीजेपी को 171 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें बढ़कर 282 हो गईं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से ज़्यादा थे। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के वोटर बढ़कर 2009 के बराबर पहुंच गए, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ 8 बढ़ी और पार्टी को 52 लोकसभा सीट मिली। सबसे बड़ी बात है कि 2009 के बराबर ही वोट पाने वाली कांग्रेस की सीटें 154 कम हो गई। इसी चुनाव में बीजेपी को 229 करोड़ वोट मिले थे और उसने 303 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब सवाल है कि कांग्रेस के वोट में कमी नहीं हुई तो ऐसा क्या हुआ जो पार्टी रसातल में चली गई। दरअसल इसके पहले क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वोटर तो उसके साथ बने रहे, लेकिन चुनाव में उसका वोट शेयर सिकुड़ने लगा। 2009 में कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे। 10 साल बाद 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19.70% पर आ गया। खास बात यह है कि 2014 में भी कांग्रेस का वोट शेयर 19.52% यानी लगभग बराबर ही रहा था। उधर 2009 से 2019 तक 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। 2009 में यह 18.8% था, जो 2014 में बढ़कर 31.34% हो गया और 2019 में 37.76% पर पहुंच गया। तो ओवरऑल भाजपा और कांग्रेस के वोट परसेंटेज से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में हमने प्रदर्शन को देखा, जो कहीं ना कहीं इस बार के यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि भाजपा के इस बार भी सत्ता में आने की प्रबल संभावना है। हालांकि कई बार सर्वे से लेकर राजनीतिक पंडितों के कयास भी फेल होते रहे हैं, तो मान कर चलिए कि अभी 1 चरण के चुनाव हुए हैं और बाकी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं, जिसके रिजल्ट 4 जून को आएंगे और उसी दिन पता चलेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।